अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। सेकेंड ईयर बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 10 बायोटेक्नोलॉजी पे हमारी बात हो रही थी और आज उस चैप्टर का बिल्कुल लास्ट टॉपिक और शॉर्ट क्वेश्चन में आने वाला टॉपिक जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज़म्स के बारे में हमने बात करनी है। इसमें ट्रांसजेनिक एनिमल, ट्रांसजेनिक प्लांट और ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया के बारे में हम बात करेंगे। अब सबसे पहले देखते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज़म है क्या। अच्छा, ये डेफिनेशन याद कर ली ना, फिर तीनों जो टाइप्स हैं उनमें ये डेफिनेशन फ़िक्स हो जाएगी। बस आपने क्या करनी है, एक मेन याद करनी है और उसमें हम ये फिट करते चले जाएंगे, देखेंगे भाई कैसे फिट होती है। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज़म और ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज़म कहते किसे हैं। ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज़म्स आर द लिविंग ऑर्गेनिज़म। वो प्लांट भी हो सकते हैं, एनिमल भी हो सकते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज़म भी हो सकते हैं। कैसे? हुज जेनेटिक मटेरियल हैज़ बीन अल्टर्ड। ऐसे ऑर्गेनिज़म जिनका जेनेटिक मटेरियल अल्टर हो जाए, चेंज हो जाए, इनको हम क्या बोलने लग जाते हैं कि ये GMOs हैं या ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज़म है। अभी जेनेटिक मटेरियल अल्टर हो कैसे सकता है? या तो आप उनमें जीन ऐड कर दो, फिर भी अल्टर हो गया, या उनकी जीनोम में से जीन को रिमूव कर दो, ठीक हो गया, या उनकी जीन को एडिट कर दो। तीन तरीके हैं जीनोम को मॉडिफाई करने के कि जीनोम में जीन ऐड करो, जीनोम में से जीन निकालो, या जीन को उधर ही एडिट कर दो, तो आपके पास जीनोम अल्टर हो गया और वो जो भी कोई ऑर्गेनिज़म है वो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज़म बन गया यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी की टेक्निक्स के मुताबिक हम ये सारे काम कर सकते हैं। अब जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज़म GMOs की टाइप्स कौन कौन सी हैं? GMO बैक्टीरियाज़ हैं, प्लांट हैं और एनिमल हैं, तीनों। अब मैंने क्या कहा कि आपने सिर्फ ये डेफिनेशन याद करनी है, सब में फ़िक्स कर देनी है। जैसे हम बात करें ना नेक्स्ट हम ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया की, ठीक है, यही वर्ड है। आर द लिविंग ऑर्गेनिज्म की जगह लिख दोगे आर द बैक्टीरियाज हुज जेनेटिक मटेरियल हैज़ बीन अल्टर्ड बाय एडिंग जीन, रिमूविंग जीन और मॉडिफाइंग जीन यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, तो ये चीज़ क्या बन जाती है? ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया बन जाती हैं। सिर्फ ऑर्गेनिज्म की बजाय आपने उठा के यहाँ बैक्टीरिया लिख देना है, बाकी डेफिनेशन वही रहेगी। तो जब बैक्टीरिया का जीनोम मॉडिफाई हो गया, वो क्या बन गया? ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया बन गया। अब इसमें कुछ MCQs की बातें हैं, जैसे कि 1978 में वर्ल्ड फर्स्ट ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया बनाया था जिसमें अपने ह्यूमन इंसुलिन बनाई थी। इस चैप्टर में भी हमने इंसुलिन प्रोडक्शन देखी थी रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी में। वो वही था, वो हमने उस बैक्टीरिया का जीनोम चेंज कर दिया था तो वो बैक्टीरिया ट्रांसजेनिक बन गया था। ट्रांस मीन चेंज, जेनिक मीन जेनेटिक मटेरियल का होना। आपने ट्रांसजेंडर लफ्ज़ सुना होगा, ठीक हो गया ना। अब ट्रांस क्या होता है? चेंज, और जेंडर मीन जेंडर, लेकिन यहाँ पे जेंडर नहीं है, यहाँ पे लफ्ज़ है जेनिक। अब इकोलाई में हम ह्यूमन इंसुलिन बना रहे हैं, एक ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया की प्रोडक्ट है। अब ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया की प्रोडक्ट है। ऑयल ट्रीटिंग, जैसे जैसे बायो रिमीडिएशन हो जाते हैं, ऑयल स्पिल्स हो जाती हैं, समुंदर से कोई ऑयल आ रहा है, टैंकर आ रहा है, पूरे मुल्क के लिए टैंकर ऑयल लेके आ रहे हैं और वो कोई 2-3 महीने का तेल लेके आ रहा होता है। अगर वहाँ पे कुछ लीकेज हो जाए, स्पिल्स हो जाए मैरीन लाइफ पे, तो फिर उसे क्लियर तो नहीं ना किया जा सकता। तो उसके लिए क्या किए जाते हैं? उसके लिए बैक्टीरियाज भेजे जाते हैं। वहाँ पे आप क्रॉप तो नहीं भेज सकते कि जाके वहाँ क्लियर करो, तो वहाँ बैक्टीरियाज भेज देंगे। वो बैक्टीरिया जो वहाँ से ऑयल डिग्रेडेशन शुरू करते हैं उसे बोलते हैं बायो रिमीडिएशन बोलते हैं। और ये आपने क्या किया हुआ है? ये बैक्टीरियाज को ही मॉडिफाई किया हुआ। फिर आजकल प्लास्टिक ईटिंग बैक्टीरियाज आए हुए हैं जो मतलब सबसे बड़ा पोल्यूशन कॉज कर रही है अर्थ में, प्लास्टिक। उसको कैसे ठिकाने लगाना है? बैक्टीरियाज के थ्रू ठिकाने लगा सकते हो, ये चीज़ होगी। फिर आते हैं ट्रांसजेनिक प्लांट। फिर वही बात है, आपने अब बैक्टीरिया की जगह वहाँ लिख देना है प्लांट। ट्रांसजेनिक प्लांट एंड द प्लांट हुज जेनेटिक मटेरियल हैज़ बीन अल्टर्ड बाय एडिंग जीन, रिमूविंग जीन और मॉडिफाइंग जीन यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी। अब यहाँ पे भी MCQs है। फ्लेवर सेवर टोमेटो वर्ल्ड फर्स्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप जो कि अप्रूव हुई थी, ठीक है, जो खाने वाली फसल सबसे पहली जेनेटिकली मॉडिफाइड जो अप्रूव हुई थी वो फ्लेवर सेवर टोमेटो था। नॉर्मल जो टोमेटो है उसकी शेल्फ लाइफ 5 to 7 डेज़ है, मतलब 1 वीक में ना वो ख़राब होना शुरू होता है, रोटन होना शुरू हो जाता है। लेकिन इन्होंने क्या किया बायोटेक्नोलॉजी वालों ने कि उसकी जो इसको पकाने वाली जीन थी, राइपनिंग वाली जीन थी, वो उन्होंने उसके अंदर से निकाल दी। अब उससे निकालने से फ़ायदा क्या हो गया कि ये आपके पास इसकी जो शेल्फ़ लाइफ है फ्लेवर सेवर टोमेटो की, ये 1 मंथ तक ये आपके पास ये सर्वाइव कर जाती हैं, ये ख़राब नहीं होता। बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट है ये।
फिर हमारे पास बीटी कॉटन आ गया। बीटी कॉटन में बैसिलस thuringiensis से एक जीन ली गई थी, बैक्टीरिया है ये बैसिलस thuringiensis, इससे एक जीन ली गई थी। ये बैक्टीरिया एक टॉक्सिन बनाता है जो कि वॉर्म्स वगैरह को मारता है। आपने क्या किया, उस बैक्टीरिया से बैसिलस thuringiensis से बीटी बैक्टीरिया से जीन उठाई और कॉटन में डाल दी। अब कॉटन में जब डल गई, कॉटन बन गई बीटी कॉटन। अब इससे फ़ायदा क्या हो गया कि इसको कोई भी वॉर्म्स वगैरह, कोई कीड़ा मकोड़ा इस फसल को खाने आता है, खाता जाता है, उस टॉक्सिन की वजह से मार जाता है। अब यहाँ फिर बंदा सोच रहा हो कि कोई बकरी, गाय, भैंस या कोई वैसे कोई बंदा खा ले उस पत्ते को, तो वो भी तो मर सकता है। तो ऐसा नहीं होगा। वजह यह है कि उस टॉक्सिन को डाइजेस्ट करने के लिए, उस प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम सिर्फ पाए जाते हैं उस वॉर्म में, वो किसी और हर्बीवोर्स और किसी एनिमल में नहीं होते। तो उनको तो कुछ नहीं होगा, बेशक वो पत्ता खा भी लें या प्लांट खा भी लें, बीटी कॉटन खाने से उनको कुछ नहीं होगा, लेकिन वॉर्म्स को होगा। क्यों? क्योंकि ये कीड़े मकोड़े जब उस फसल को खाना शुरू करते हैं तो फ़ौरन से टॉक्सिन डाइजेस्ट होकर उनको मार देते हैं। अच्छा, ये चीज़। अब ट्रांसजेनिक प्लांट्स अचीवमेंट क्या करना चाह रहे हो, आप करना क्या चाहते हो, फ़ायदा क्या होता है इससे? एग्रीकल्चरल बेनिफिट क्या है कि आपको इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट मिल जाते हैं, जैसा कि बीटी कॉटन हो गया। हर्बिसाइड रेजिस्टेंट प्लांट भी मिल जाते हैं, ठीक है। आप जड़ी बूटियाँ जो वैसे आम फसल के साथ ग्रो कर जाती हैं, आप न्यूट्रिएंट देते हो, फर्टिलाइज़र देते हो, वो ले जाते हैं। तो उनसे बचाने के लिए आपने हर्ब रेजिस्टेंट प्लांट भी बनाए हुए हैं, डिजीज़ रेजिस्टेंट प्लांट हो गए। और प्लांट की जो यील्ड क्वालिटी है, क्वालिटी क्वांटिटी दोनों को इम्प्रूव करने के लिए आप उनको ट्रांसजेनिक करते हो। ड्राउट एंड साल्ट टॉलरेंस देने के लिए भी आप उनकी जीन को मॉडिफाई कर रहे हो। न्यूट्रिशनल इंप्रूवमेंट, जैसे गोल्डन राइस आ गया। गोल्डन राइस भी एक बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट है और उसमें आपने क्या किया हुआ है, विटामिन ए की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ कर दिया, ये भी बायोटेक्नोलॉजी ने हेल्प की। फिर क्रॉप विद हायर प्रोटीन एंड हेल्दियर ऑयल, ये चीज़ें भी आप उन्हीं से बनवा रहे हो, ट्रांसजेनिक प्लांट से ही बनवा रहे हो। लास्ट पे आते हैं हमारे पास ट्रांसजेनिक एनिमल्स। अब ट्रांसजेनिक एनिमल क्या है, बात वही है कि डेफिनेशंस लिखनी है उनकी। डेफिनेशन में बात सिर्फ ये एनिमल चेंज करके बाकी सारी वही लाइन फिट हो जाएगी। आर द एनिमल हुज जेनेटिक मटेरियल हैज़ बीन अल्टर बाय एडिंग जीन, रिमूविंग जीन और मॉडिफाइंग जीन यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी। अब ट्रांसजेनिक एनिमल हैं कौन कौन से, आप उनसे निकाल क्या क्या रहे हो, प्रोडक्ट क्या क्या, आप क्या क्या करवा सकते हो। सबसे पहले है कि ड्रग टॉक्सिसिटी एंड फार्माकोलॉजिकल टेस्टिंग। किसी ड्रग की टेस्टिंग करनी है, आप ट्रांसजेनिक एनिमल बनवा के उस पर ड्रग टेस्ट कर सकते हो, कोई मसले परेशानी वाली बात नहीं है। फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ टू सर्व एज मॉडल फॉर ह्यूमन डिजीज़। आप ट्रांसजेनिक एनिमल बनवा के कैंसर रिसर्च करना चाहते हो या किसी भी किस्म का मॉडल एनिमल बनवा के ह्यूमन डिजीज़ के लिए, तो आप उस पर काम करवा सकते हो। फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन थेराप्यूटिक प्रोटीन्स, कोई दवाइयाँ वगैरह भी बन रही होती हैं ट्रांसजेनिक एनिमल से ही। अब यहाँ बात सुनने वाली ये है कि जब आप कोई थेराप्यूटिक प्रोटीन या कोई दवाई वगैरह कोई ट्रांसजेनिक एनिमल से बनवा रहे हो, तो वो चीज़ आपको एक्सट्रैक्ट करनी पड़ती है उस एनिमल के मिल्क से, आपको उसके मिल्क में वो चीज़ मिलेगी। बस ये बात बताने वाली थी। और लास्ट पे है हमारे पास GMOs, तो हमने देख लिए, बड़ी बातें तो बड़ी अच्छी लगी होंगी, लेकिन इनके कुछ कंसर्न्स भी हैं, इनके मसले भी हैं। मसले क्या हैं GMOs से रिलेटेड, ये शॉर्ट में आ जाता है। सबसे पहला है कि हाउ टू डिस्पोज ऑफ माइक्रोबियल वेस्ट। किस में ये जो सारे प्रोसेसेस आप कर रहे हो, चाहे प्लांट बना रहे हो, कोई बैक्टीरिया बना रहे हो, एनिमल, उसका वेस्ट फिर किधर फेंकना है, ठीक हो गया। दूसरा, टॉक्सिसिटी एंड एलर्जी एसोसिएटेड विद माइक्रोबियल प्रोडक्शन। कोई आपने कुछ GM क्रॉप बना लिया है, लोगों को उससे टॉक्सिक रिएक्शन होना शुरू हो जाए, एलर्जी होना शुरू हो जाए, तो फिर क्या करोगे, ये भी मसला आ जाएगा। हाउ टू डील विद एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट। आप जैसे इंसुलिन प्रोडक्शन में देखा था, जीन ऑफ इंटरेस्ट प्लाज्मिड में डालते हो तो उस प्लाज्मिड को आपको एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बनाना पड़ता है। अब अगर ये बैक्टीरिया रेजिस्टेंट होने लग गए तो फिर अगर ये बैक्टीरिया डिजीज़ भी कॉज करने लग जाए, फिर इनको मारोगे कैसे, फिर ये भी बड़ा मसला आ जाएगा। हाउ टू एवेलुएट पैथोजेनिसिटी ऑफ GMOs टू ह्यूमन, प्लांट एंड एनिमल। अब GMO आप बना लो, ठीक है, और वही GMO चाहे प्लांट हो, एनिमल हो या बैक्टीरिया हो, इंसानों को अगर वो डिजीज़ कॉज करने लग जाए, फिर आप पहले नहीं बता सकते हो कि इसका क्या हो सकता है। आप तो सिर्फ ही बता सकते हो जीन चेंज करोगे और ये हो जाएगा, लेकिन उसकी आफ्टर शॉक, आफ्टर इफेक्ट क्या होंगे, ये आप नहीं बता सकते। बस यही था हमारा आज का टॉपिक और आज का चैप्टर भी यहीं पे तमाम करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।